लेकिन अगर आप मेरे जैसे गधे होंगे कि नहीं, किसी कोई दूर दराज में किसी अफ्रीका के जंगलों में किसी ने गुलाब के बाग उगाए हुए हैं कि कोई पता नहीं है कौन मालिक है, कौन खुदा है, कौन कुछ है, और उस पे आपने सट्टा कर दिया है, बहुत कर्ज उठाना पड़ा था, which was of course unsecured, and some of it came at not so reasonable rates and so on. So Ankur, I went to your LinkedIn profile and I saw that you have an MBA in finance from Indian School of Business. That tells you a lot. Perfect example हो गया था of an urban poor. एक बहुत अच्छी saying है, you should try and learn as much as possible from other people's experiences, because you don't have the time to live all their lives, experiment and then learn, and you will end up wasting a lot of time if you don't believe in this saying. Having said that, what would you give to learn from a man जिसने अपने life में बहुत पैसा और बहुत नाम कमा लिया है? You probably think कि he is the right person to take advice from, क्योंकि उसने पैसा कमा लिया है बहुत सारा, right? मैं भी ऐसे ही सोचता था. आज आई एम इंटरव्यूइंग द co-founder of Nearby ऐप, अंकुर वारिको. अंकुर वारिको is a successful entrepreneur, angel investor, a mentor and a public speaker. उन्होंने 2011 में ग्रुपॉन स्टार्ट किया था, जो बाद में कन्वर्ट होकर बना Nearby, एंड आज वो बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है. And he remained the CEO of Nearby until November 2019, and right now he's also a content creator, and he's using his rich experience as a successful CEO among other things to give something back to the community. उन्होंने कुछ सालों पहले LinkedIn से स्टार्ट किया था, where he used to train and mentor young executives जिनको अपना स्टार्टअप करना है, या फिर youngsters जिनको करियर में बहुत अच्छा करना है. And while at that time LinkedIn was shown as the least used app on my phone, अंकुर वारिको जस्ट ब्लू अप ऑन लिंक्डइन. अंकुर ने अपनी जर्नी में पैसे के अलावा और बहुत कुछ हासिल किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस से अब YouTube पर भी आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को वो लाइफ और करियर में सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सके, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप लोग कुछ ऐसा अचीव कर पाए जो अमीर लोग भी नहीं कर पाते हैं. I could sense that something was missing. I was doing it, I was killing it, I was successful at it, but the hum, the buzz, that was not there. Don't forget to subscribe to अंकुर वारिको's YouTube channel. और अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मेरी बात होने वाली है अंकुर वारिको से, जहां पे आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस कैसे लिए थे, एंड उन्होंने उससे क्या सीखा. बहुत सारे गलत डिसीजन लिए थे मैंने, और उसका बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा. और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ आज के इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कोई इंसान जिसने बहुत सारा पैसा कमाया है, आप उससे सीखना चाहते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट कोई ऐसा इंसान जिसने पैसा कमाया भी है और बहुत सारा पैसा गवाया भी है, अगर उससे मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं ऐसा मौका नहीं गवाऊंगा. एंड ये देखने के बाद आई एम श्योर आपको एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी, कितना भी आप पैसा कमा लो आपके जीवन में, अगर आप उस पैसे को रोक नहीं सकते अपने पास, या फिर अगर आप उस पैसे से रिलेटेड राइट डिसीजंस नहीं लोगे, अपने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखोगे, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा. इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, इट्स योर डिसीजंस दैट विल मेक यू वेल्दी इन फ्यूचर. तो आई होप यू विल लाइक दिस कॉन्वर्सेशन. लेट्स बिगिन. So today we are discussing the financial mistakes you have made. And before joining this session, I've gone through your LinkedIn profile. I went through your LinkedIn profile many months ago, and I went through your video where you explained the financial mistakes you have made, and not once but your wife's investments saved you thrice. बिल्कुल. I want your thoughts on the importance of financial awareness, and you and I probably believe that no matter how much you have achieved in your career, and how much of a bigger name you have made, you can still pretty much screw up the finances. So I want to know your thought process. How did you think back then, which led them to make the mistakes? No, that's a great question, Amandeep. So financial awareness ना दो टाइप की होती है. One is where you believe, and a lot of my followers and a lot of people tend to fall into this trap, where you believe कि यार हम इतना कमा ही रहे हैं, या हम जो भी कर लें हम कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमारे को एकदम financial liberation मिल जाएगी. And that's one kind of financial awareness, which is you don't even know what your money can do for you.
and you don't realize and recognize how long it will take for you to get to that financial freedom. Right. Which is one part of it. And I would say that that's where 80 to 90% of the world lies. The second kind of financial freedom or awareness, Mandeep, is what I call as obnoxious, irrational optimism. जहां मैं था. और वो होता है कि यार भगवान ने इतना कुछ दिया है कि अच्छे परिवार में पैदा कर दिया, सो बहुत प्यार मिला, एजुकेशन मिली, शेल्टर मिला, ये सब. तो now naturally we're not going to die of hunger or poverty or anything. तो अब जो है गेम वो है कि हम कितना ऊंचा जा सकते हैं. How high can you get? And there I believe that I had this insane and unexplainable level of confidence that you'll get there. So the mistakes that I made were in the second category, where you were literally playing with your money because you thought you're never going to have a point where there will be no money in your life. Right. And that's the second level of it. And I feel time and again, when you speak to people who have made a lot of money, or at least who were very wise with their money, they'll say one part of the game is making money, but the other part of it is holding on to that money. Right. And I completely faltered at the second part, Okay. which is holding on to the money and making it grow even further and further and further. Okay, understood. So Ankur, I went to your LinkedIn profile and I saw that you have an MBA in finance from Indian School of Business. That tells you a lot. Which brings me to my next question. You said it yourself that you were highly optimistic that you will get there. Whatever your goals are, you will reach there. Did MBA finance have a role to play that, okay, I know enough or probably more than enough about finance that I will ever need in my life and I'll get there? नहीं यार, actually पता क्या था? So the MBA has nothing to do with it. Okay. So firstly, the thing is MBA finance is nothing about personal finance. Right. It is only and only about corporate finance. It is about finance of a different order जो आपके लिए नहीं है, हर एक दूसरे इंसान के लिए है. Okay. So an MBA finance will definitely not teach anyone about how to manage their own money. Okay. I think the biggest trap that I fell in is I was in a cocoon, which is the tech startup cocoon, where I just felt that that is the only world. Okay. And there's nothing beyond that. तो एक तो मुझे लगता था कि जो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं वो बिल्कुल बोरिंग से, अनएम्बिशियस से, मोस्टली बूढ़े लोग होते हैं कि कौन डालेगा एफडी में पैसा. Right. And then I never believed in debt instruments. Still don't to a great level of degree. The allocation I have towards debt is laughable. Equity I felt was like, yaar, equity mein maza nahi hai. No, that entire scam 1992 Right. risk wali puri definition. So it was almost like, yaar, what's the fun in having 10-15% compounded growth? And I hear myself and I'm like, kitni gadi baat. I just am embarrassingly admitting these mistakes. Because I was like, you see a world where you put in money into a startup and then it's suddenly within 3 to 4 years has become 100x, 10x, 20x. Right? And that is the world. That is what you have to do. And you are in that world. So you naturally have more information coming your way than anyone else who wants to. Mm-hmm. So you put your money in startups. Real estate is great because so many people have made so much of money putting in real estate. But yeah, it was just cluster of mistakes. But MBA finance had nothing to do. Okay. So that clears it up. But it was a fun question. I know. No, it was. I never thought about it this way. But it almost like, this is like the worst advertisement for MBA finance. Right. So yeah. Actually, आज सुबह ही आया मेरे दिमाग में कि I ask you this. That is a smart one. Okay. So, Ankur, how old were you when you made your first investment? Not necessarily in startups or real estates. Any first investment? How old were you? I think I started investing when I was 22 or 23. Okay. तब मुझे याद है I opened up my first Demat account, ICICI Securities. Mm-hmm. And it was the money that I was making in surplus while I was a student in the US.
तो उस समय में ना वो एक्सचेंज रेट का एक अलग ही मजा होता है, यू आर अर्निंग इन डॉलर्स एंड देन यू कन्वर्ट दैट एंड फिर, और उस समय पे दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2002 एंड 2003, सो द वर्ल्ड वाज नॉट एज ओपन एज इट इज. Okay. तो उस टाइम पे भी आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 10 days 14 days, वो बैंक ट्रांसफर होता था, 1000 चार्जेस देने पड़ते थे, बट देन द जॉय ऑफ converting that dollar into rupee was great. At that time it was like 44-45 rupees or something. And thoda bahut paisa tha, I started buying some stocks there. Also I invested through the wrong way of investing, which is trying to make quick bucks. Okay. And I distinctly remember, I did, by the way, I don't know if this story will be relevant or replicable, but there was a stock called Karuturi Network. Okay. अभी भी याद है मुझे. Karuturi Network का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लेम टू फेम था, which was they had rose farms, गुलाब के farms in Africa, and they were amongst the top 3 producers of roses in the world. Okay. And किसी ने मुझे ये टिप दिया कि बहुत ही सस्ता स्टॉक है, कुछ 10 रुपए का था वो स्टॉक, इसको ले लो, 15 रुपए का हो जाएगा, 50% इंक्रीज, एंड फिर आप वो कर देना. And I bought it at about 10 rupees or something. वो actually 13 रुपए का हो गया. फिर मुझे लगा यार ये बहुत पैसे कमा लिए हैं, ज्यादा ना हो जाए, तो मैंने बेच दिया. फिर वो वापस गिर के 9 रुपए का हो गया, तो मैं बोला वाह ये तो फिर से हो सकता है. फिर मैंने 9 रुपए का खरीदा, और फिर वो शायद 5 रुपए से ज्यादा कभी जिंदगी में बढ़ा ही नहीं. तो it was like the worst introduction to stock investing that could have happened, and I don't blame anyone except myself for that. So it happens with a lot of people. I mean, मेरा भी एक friend है. Now he's in Canada for his masters and all, but he also told me the exact same story कि एक बार उसको कोई टिप मिल गई थी. और टिप भी कैसे मिली, आपको तो शायद किसी फ्रेंड ने दी होगी, या किसी नोन ने दी होगी. उसको दी थी, उसको टिप SMS पे आई थी. जो कि लाखों और लोगों को गई होगी. राइट. तो उसने 30-40 के इन्वेस्ट कर दिया, और जब वो थोड़ा और नीचे आया तो उसने और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, एंड नाउ एवरीथिंग इज ज़ीरो. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तभी लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बल, या यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. मुझे अभी भी याद है, मेरे अकाउंट्स के टीचर ने मुझे 11th क्लास में बोल दिया था, बेटा इस चक्कर में मत पड़ना. एंड ही वॉज ट्रेडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज कॉलिंग हिज ब्रोकर, ही सेड खरीद लो, बेच दो. मैंने पूछा सर ये कैसे करते हो, बोले इसमें मत पड़ना. I think the stock market का unnecessarily बहुत बुरा नाम है, खासकर हिंदुस्तान में, and that also explains why the percentage of retail investors in the country is abysmally low. Right. क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां शेयर बाजार में पैसा डूब गया. The way that I think about this, and इसके बारे में मैंने अभी recently एक वीडियो भी बनाया था, that if you enter the market to the right approach, which is don't think of it like stock. Think of it like a commitment or a confidence in a certain company and its future. Right. Then suddenly the perspective changes. क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं, for instance, and this is not a stock recommendation by far, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप पहले एक नेटवर्क पे थे और आप अपने 3G के लिए कुछ पैसे देते थे, and suddenly फिर 2016 में जियो आया. फिर जैसे ही जियो आया, आपका डेटा चार्ज कम हो गया, आपका 3G 4G हो गया, आपके दोस्त वगैरह भी सब जियो लेने लग गए, अब जियो में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, so on and so forth. So you sit and pause and say, यार मेरी दुनिया बदल गई जियो की वजह से, मेरे दोस्तों की दुनिया बदल गई जियो की वजह से. I see that is the future, जहां मैं स्ट्रीम कर पा रहा हूँ, यूट्यूब अच्छे से देख पा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, so on and so forth. गेमिंग हो पा रही है. So do I have the confidence that this company can continue to grow and grow and grow? And if yes, I will buy the shares of that company. Right. And I will hold on to them because it seems like a great asset to have. Right. And when you start thinking like that, then it is a great way of investing. Exactly. लेकिन अगर आप मेरे जैसे गधे होंगे कि नहीं, किसी कोई दूर दराज में, किसी अफ्रीका के जंगलों में किसी ने गुलाब के बाग उगाए हुए हैं, कि कोई पता नहीं है कौन मालिक है, कौन खुदा है, कौन कुछ है, और उस पे आपने सट्टा कर दिया है, then it is actually gambling. Like it's worse than gambling because आप genuinely without any information and without any understanding अपना पैसा डुबा रहे हैं. And both sides of the equation will always exist. I feel that if people approach
the stock market with a long-term view and with a view of this is my confidence or my assumption or prediction of a company's success in the future, then things will be very different. जैसे जियो का एग्जांपल दिया आपने कि व्हेन यू आर यूजिंग जियो, व्हेन योर फ्रेंड्स आर यूजिंग जियो, एवरीबडी इज यूजिंग जियो एंड यू आर सीइंग द चेंज इन योर लाइफ दैट पहले यूट्यूब बफर होता था, अब नहीं होता है. Correct. तो you better invest in that company which you think is changing many people's lives. This is also a very good concept कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कोई लेमैन इंसान भी है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, वो अपने घर एक बार 360 डिग्री में नज़र फैलाएगा. कोलगेट यूज़ करता है, सोनी का स्पीकर यूज़ करता है. क्यों किया? क्योंकि अगर वो कोई पेप्सोडेंट नहीं खरीद के कोलगेट खरीद रहा है, मतलब उसने उस कंपनी का अपने दिमाग में फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया. बिल्कुल. अभी एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया था, सो इट वाज अ क्वाइट गुड कॉन्वर्सेशन विद दैट गाय एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी दैट आई वांट टू स्टार्ट अ गेमिंग चैनल, आई वांट टू स्ट्रीम एंड आई आल्सो वांट टू डू समथिंग लाइक फॉरेन टेक यूट्यूबर्स लाइक MKBHD and Linus Tech Tips. So he was explaining to me that how gaming can revolutionize India in the next 10 to 15 years and the market in Delhi, what's it called? Gafar market or Gafar market, हाँ. Yeah, so the sellers are saying that we have sold a ton of gaming PCs ever since Unlock 1. Lockdown, yeah. So he was telling me with so much confidence that आप देखना 10 साल बाद इंडिया में गेमिंग क्या बढ़ेगा. तो देन आई गेव हिम दिस रियलाइजेशन दैट आपने गेमिंग इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है. यू बेटर इन्वेस्ट इन सम कंपनी हु इज इन दिस इंडस्ट्री. Exactly, very smart. बिल्कुल, very smart. And that is the right way, yeah, बिल्कुल. When उस दिन मैं यही बोल रहा था लोगों को कि you look at some industries which are unlikely to ever change. And जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो चेंज हो रही हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आप एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि विनर कौन होगा. कि क्या एक एमिटी अभी भी उतना ही बड़ा होगा 10 साल बाद जितना आज है, या एक बायजूस से बड़ा हो चुका होगा, हु नोस. लेकिन कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल है. घर है, शायद टू सम एक्सटेंट गाड़ी है, एजुकेशन इन स्कूलिंग है, या योर एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन. एंड देन यू लुक एट द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज and you realize that there are some clear winners which will be so for a long time, and agar aap unhi ke stocks ya shares kharidenge, you essentially are riding on their success and their future. Yeah, very rightly said. You invested in stocks and wo tip ke karan wo डूब गया. Then did you stop investing या फिर for how long you were away from it? So I actually didn't stop investing क्योंकि पैसा डूबा, लेकिन मुझे लगा कि मेरी गलती थी. Then I started buying slightly better stocks. उनका धीरे धीरे थोड़ा सा appreciation हुआ. But around 2006 or 7, when I was around 26-27, when I went for my MBA in finance, तो काफी महंगा MBA था. ISB का पैसे वैसे सब खत्म हो चुके थे, कोई surplus cash था नहीं. तो at that point of time I stopped. Okay. And then in 2009 I got some liquid money again, and वहां फिर मैंने अपनी दूसरी classic mistake करी, which is buying real estate using a loan. Okay. क्योंकि मुझे लगा था, विश्वास था अपने ऊपर कि ये तो भाई बढ़ेगा, तो 10% अगर मैं लोन भी दे रहा हूं तो उससे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होगा इसका. तो आई पेड द बेयर मिनिमम डाउन पेमेंट जो 20% होती है, 80% लोन ले लिया, तो अपने ऊपर एक लाइबिलिटी डाल दी. अपना सिबिल रेटिंग को भी एक लोन वाली रेटिंग में बना दिया. एंड फिर ये होप था कि कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा. एंड here is the actual math. I bought that house which is not for staying. So I never bought it for the purpose कि हम वहां जाके रहेंगे, क्योंकि वो दूर दराज फरीदाबाद के किसी नहर पार में था जहां ना बंदा ना बंदे की जात. और I think I bought purely investment purpose. I think मैंने कुछ 16 लाख रुपए का खरीदा था, जिसमें से अपने कुछ 3-3.5 लाख रुपए डाले थे, बाकी पूरा लोन लिया था. 5 साल बाद वो घर 16 की बजाय मैंने शायद 23 लाख में बेचा. ओके. एंड उस पॉइंट पे जब मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशन करी कि जो 16 लाख का घर खरीद के 13 लाख का लोन लिया था, उसमें मैंने 5 साल कितना इंटरेस्ट दिया, वो सब जोड़ जाड़ के प्लस रजिस्ट्री और वो सब,
I ended up making about 40,000 rupees profit, which is the worst kind of investment on a 3 lakh original investment over 5 years. तो मतलब मैंने पूरे 5 साल में मुश्किल से 10% कमाया होगा उस 40,000 पे भी. और 40,000 नहीं, मेरे को वो पूरा जो कैपिटल गेन था 16 से 24 लाख का, उस पे मेरे को पूरा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा. सो माय एक्चुअल profit that I made was negative because of tax, because of the loan or the interest that I was paying, and my complete lack of understanding before I made this investment. Okay. So, उसके बाद, when did you get married? I got married at 27, which was in 2007. 2007? Yes. So, you bought real estate after getting married, right? Correct. Okay. So, at what point in your life did your wife tell you that, I mean, she was obviously making right decisions. So you mentioned in your video that I used to disagree with her कि ये ऐसा investment क्यों है, वैसा क्यों है. So, after making a mistake, why did you disagree with your wife? Because those mistakes were in my head different categories. Okay. So here is what she did, and she did remarkably well. She was like, मेरे पास जब भी कुछ भी surplus पैसा आएगा, मैं उसको म्यूचुअल फंड में डाल दूंगी. Okay. और मेरा महीने का एक SIP चल रहा है. So she was very disciplined about it, extremely disciplined. And it's funny that you asked this question क्योंकि हम पिछले हफ्ते ही ये बात कर रहे थे. None of her family members are financially so well disciplined. So she doesn't know where she got it from. Okay. ऐसा नहीं था कि उसके कोई अंकल थे या चाचा या माँ बाप भाई बहन जो उसको बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड में डालो. And thankfully कोई टिप भी नहीं था. Thankfully कोई टिप भी नहीं था. And she's wise that she doesn't get influenced by this. So it's like कि एक म्यूचुअल फंड पे डालते रहो. So my first mistake was stock market tips. It's like कोई टिप कुछ नहीं होती, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, उनका काम ही है ये चलाना. तो वो अगर कोई टिप भी होगी वो वही ले लेंगे. मैं क्यों उस पे काम करूं. ठीक है. तो very clear, very smart. Second was real estate. She like कभी इतना पैसा ही नहीं था, मैं अपने म्यूचुअल फंड कभी तोड़ के कोई डाउन पेमेंट करना नहीं चाहती. घर खरीदना है तो क्यों खरीदना है अगर तुमने खरीद लिया. And we were married by then, so at that point of time it was like अगर कर ही रहे हैं तो फिर jointly कर रहे हैं. To save registration fees, I had purchased the house in her name, joint name, because then the registration cost is lesser in Haryana. So वो भी वही था. She continued with hers, and then the startup bug hit me after 2009 when I became an entrepreneur. So that was a third mistake, which was putting all my money in illiquid assets, while she continued to put it in mutual funds. And each time when we were in shit, she was the one who mutual fund में dip किया, took out that money to generate that extra cash that we needed at that point of time. But in my head, I was like, नहीं, वो गलती तो stock market की थी, तो अब real estate में वो गलती नहीं होगी. Oh no, वो गलती तो real estate की थी, अब startup में वो गलती नहीं होगी. And now अब वही होगा. तीन बार गलतियां कर करके थोड़ी सी समझदारी आ चुकी है, hopefully. Yep. Okay, Ankur, so you mentioned in that same video, the mistakes you've made, that after investing in stocks, I mean, after you've learned from your mistakes and you were, on the right path, but then when the compounding was just starting to pick up, you sold your holdings. Yeah. Why did you do that? And so that was just the need of the hour, Mandeep, क्योंकि उस point पे cash चाहिए था. But what you don't realize is कि जब आप कंपाउंडिंग को ब्रेक करते हैं ना, तो उसको वापस लाने में फिर उतने ही साल लगेंगे. And that is something that I just regret in some way, because amount बड़ा नहीं था, लेकिन it just felt like the right thing to break that compounding and take that cash, because I felt like ये तो मेरा ही है, तो अगर मेरा ही पैसा है तो अगर मेरे काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा. बट अगर थोड़ी सी फाइट मार के वो पैसा कहीं और से अरेंज हो जाता and I could have paid it back, then this compounding at least would not have been affected. Right. At the same time, I wouldn't make that comment कि अगर compounding चल रही है लेकिन आपको पैसे की जरूरत है तो आप कभी भी उसको छुइए मत. Because at the end of it, if money is not working for you, तो फायदा ही क्या है? Right. You can't be a slave to money. Money has to be your slave. Yep. तो उस हिसाब से it is of course
something that you might have to do and it is okay to do it. But realize करिएगा कि जब वो कंपाउंडिंग ब्रेक होगी तो उसको उस पॉइंट पे वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा या शायद ज्यादा भी लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका होगा एंड द वैल्यू ऑफ मनी वुड हैव डिप्रिशिएटेड. तो it will be harder. One mistake, I think you've also have made this mistake. People don't make goals while investing. I mean, आपने म्यूचुअल फंड किया, आपने स्टॉक्स किया, एंड जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो दे टेक आउट फ्रॉम द सेम बास्केट एंड दे डोंट रियलाइज़ कि इसके बाद कितना उसमें बच रहा है एंड ऑल. लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए. मतलब हम तो सजेस्ट ही करते हैं, हमारे चैनल पे भी बहुत बार सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड मेक एन इमरजेंसी फंड, यू शुड मेक अ सेपरेट गोल फॉर योर कार, फॉर योर हाउस एंड ऑल, ताकि आप पूरा कुछ भी ना विड्रॉ करो. जो गोल आपका अचीव हो जाए उसमें विड्रॉ करो. और आपका जो इमरजेंसी फंड बनता है वो बनता ही इसलिए कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है. बट इवन आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि मैंने भी जब इन्वेस्टमेंट किया तो सारा का सारा एक जगह कर दिया, या कोई 2 ही म्यूचुअल फंड बढ़िया हैं, कोई लिखा नहीं कि ये किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, या ये स्टॉक्स में होल्ड कर रहा हूँ तो कौन से गोल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, या पूरा डाइवर्सिफाई नहीं किया. तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. बट इसका फिर मैंने एक बहुत ही इरेशनल सोल्यूशन ये निकाला. I mean, it works for most people, but it still sounds irrational. Don't tell anyone that you are investing. Not even your parents, not even your partner, because I have felt this कि जब भी किसी को पता होता है how much money you have invested, तो खर्चे अपने आप निकल आते हैं. वो पैसे की फितरत है यार ऐसी. बिल्कुल. You're so right. And we also sometimes get emotional. I mean, it's okay to help a friend in need, it's okay to help a relative who is, in debt and all, but we forget that if we keep on breaking our compounding every time that we get a chance, that you are helping anyone but yourself. बिल्कुल. तो बिल्कुल. वो I think लोगों को सीखना चाहिए. यार बहुत ज़्यादा. Yep. So any other mistakes that you've made? अरे इतनी. I think the biggest one, if I were to summarize it, Mandeep, was the fact कि मैंने बहुत ही ज़्यादा illiquid assets में investments कर दी थी. Real estate, startups, they sound very fancy, लेकिन जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी उस टाइम पे वो बायर आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, सही दाम पे मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, all of those then create massive pressure. तो वो ना एक perfect example हो गया था of an urban poor. Right. कि चेहरे पे तो सब कुछ सही है, आप एक बहुत ही अच्छे घर पे रह रहे हैं लेकिन वो लोन पे है. आप एक बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहे हैं लेकिन वो लोन पे है. आपका एक बहुत ही बढ़िया फोन है लेकिन आपने वो Amazon Flipkart के EMI पे लिया हुआ है. आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन आपने उसको क्रेडिट कार्ड के EMI पे या क्रेडिट कार्ड पे ही लिया हुआ है जिसका आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं. तो सडनली इट लुक्स लाइक कि आपकी जिंदगी तो बहुत सही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिक्चरें तो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बट असलियत में यू हैव फार मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स एंड अपनी पूरी चीज अपने फ्यूचर अर्निंग्स पे पैक करी हुई है, which may or may not happen. And especially for an entrepreneur, which I was for the last 11 years, your earnings are unpredictable. Right. And there will be times when you'll have to do that. तो जब nearby एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा था, we had to make some hard decisions. We had to lay off people. We had to cut down on our own salaries. तो काफी मुश्किल हो गया था. And that's when I had to dip into people, then I had to dip into friends and family. बहुत कर्ज उठाना पड़ा था, which was of course unsecured, and some of it came at not so reasonable rates and so on. तो then it just adds कि यार इतनी ज्यादा तुम्हारे पास notional equity तो है कि इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन जब एक्चुअल समय है उस समय पे उनमें से कोई भी genuinely आपके काम तो नहीं आ रहा है. Right. तो वो फायदा ही क्या है. And then also dismissing, I think the traditional things, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना. मुझे याद है हम 2007 में हमारी शादी हुई. उस समय पे गोल्ड 7,000 रुपए का था. Okay. तो अगर मैंने गोल्ड ही खरीद लिया होता, forget everything else, it would have been the best investment that I've made so far. Right. And but ऐसा लगता है यार सोना कौन खरीदता है.
सोना तो लाइक वो तो मम्मी की चीज है, वो तो लाइक बुजुर्ग लोग हैं जो बस सोना पकड़ के बैठ जाते हैं लेकिन कभी भी बेचने के मूड में नहीं होते हैं। हम तो कूल एज मिलेनियल्स और न्यू जेन लोग हैं, हम सही सही चीजों में इन्वेस्ट करेंगे और वो सब। बट एट द एंड ऑफ इट आई थिंक मनी is something which is very static in its operation. At least when you think of money in its actual sense right now, मैं क्रिप्टो विप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी पैसा है हमारी दुनिया में, रुपी डॉलर ये सब, it behaves the same way and it has continued for the last so many years that it's been. पर हाँ, वो समझ बहुत कम लोगों को है, including me. Cool. You've mentioned the urban poor concept. I think this is hitting our society very hard. I mean, I have seen people जो अपनी हैसियत से थोड़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ़ोन लेते हैं, लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि उसको दिखाना है, इसको दिखाना है, पड़ोसी को दिखना चाहिए जब हम गाड़ी निकाल रहे होते कौन सी वाली गाड़ी है हमारी, तो इस चक्कर में लॉट ऑफ पीपल एंड अप मेकिंग वेरी बैड डिसीजन, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड. Yes. एंड मेरी खुद की फैमिली में आई हैव सीन माई रिलेटिव्स डू इट. आज भी मेरे पास आई मीन इफ़ यू हैव नोटिस्ड द इंट्रो ऑफ आवर वीडियो, मेरे पास एक 2005 की बलिनो है विच आई हैव सोल्ड. अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बेची है. एंड ली थी तो भी सेकेंड हैंड ली थी, और उसको मैंने बेच दी. तो ली थी तो 1 लाख में ली और बेची मैंने 44,000 में. तो इट कॉस्ट मी 55,000 टू राइड अ कार फॉर लास्ट 4 years. That is awesome. बट नॉट एवरी वन थिंक्स लाइक दैट. अभी किसी जैसे कोई जैसे मान लो आप आ जाते हैं यहाँ पर, तो मुझे कोई ना कोई दोस्त बोल देता है यार अंकुर को पिकअप करने इस गाड़ी में मत जा, मेरी ले जा. वो रहता है लोगों के दिमाग में कि यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे. इस चक्कर में लोग बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं. बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं. एंड हो क्या गया है कि क्रेडिट एक्सेस इतना आसान और इतना एक्सप्लोसिव हो गया है ना. आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे चले जाइए, कोई भी अप्लायंस खरीदेंगे, मतलब मिक्सी भी खरीद रहे होंगे ना 2,000 रुपए की, उस पे भी लोग बोल देंगे सर ईएमआई पे ले लो. ईएमआई पे ले लो, बिल्कुल. एंड लोगों को ऐसा लगता है यार ईएमआई बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर वही 2,000 रुपए में चलो 200 रुपए तो और देने पड़ेंगे, तो 10% दे देंगे 3 महीने में, 700 रुपए करके. सो दे डोंट रियलाइज कि 10% वो 3 महीने के लिए दे रहे हैं, राइट. which means it's the most expensive loan that they're ever taken. लेकिन 40% absolute amount, exactly, right? Absolute amount वो 200 रुपए इतना कम लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं. And that's why if you look at Bajaj Finance, it is what it is, क्योंकि वो पूरा राइड ही इस चीज पे हुआ है. Yeah. And everything is there. तो phone EMI पे, घर EMI is, and you just have to look at the US to realize where it will take us. जहाँ credit card इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है and savings virtually nothing hai. So yeah, it also makes us question our own fundamentals. I mean, आपने mention किया Bajaj Finance. I'm sure you are also an investor of Bajaj Finance. बिल्कुल. I am too. हमें ये कॉन्फिडेंस है कि लोग बेवकूफ़ बनते जाएंगे. बिल्कुल. और वो कंपनी कमाएगी तो हम कमाएंगे, बट हम उन लोगों में से नहीं है. उल्टा मैं अपने चैनल पे encourage करता हूँ, don't take credit when you don't have to. But it's a very messed up logic that we are investing in those companies. बहुत है यार, बहुत है. मतलब वो ना, it is so true. And आज ही जैसे सुबह पढ़ा था कि 2021 में नए बैंक लाइसेंसेस खुलने वाले हैं. Bajaj is one of them, Tata is one of them. So it's like Bajaj और Tata जिस दिन बैंक खोल देंगे तो 100% उनका स्टॉक लूंगा मैं. क्योंकि ये तो बहुत ही, ये तो ऐसी एक ट्रस्ट पे और एक बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर साइकी पे, तो लोग वहीं पैसा डालेंगे या वहीं पैसा चला जाएगा. तो इट इज अ वेरी वियर्ड थिंग. वही होता है ना, जब आप आईटीसी, मैं लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैं आईटीसी का स्टॉक लेता हूँ. एंड देन लाइक यार मैं क्यों ले रहा हूँ? क्या मुझे ये विश्वास है कि लोग बिस्किट खाएंगे, कि मुझे ये विश्वास है कि लोग सिगरेट पीते रहेंगे? एंड देन फिर ये है क्या, और हम दुआ दोनों की करते हैं कि ऐसा होता है. तो it's like it is messed up in that sense. Right. Speaking of crypto, have you explored crypto? Hi, yaar. I actually bought my first Bitcoin in 2015 या 16, and उस समय पे वो थोड़ा पीक पे था, अराउंड $9,000 के करीब था.
मुझे लगा था यार मैं घर आऊँ, $9,000 क्या बेवकूफ़ी है, बहुत ही कम खरीदा था मैंने। आज वो 24,000 का हो गया है, बैठे बैठे कुछ कुछ पता भी नहीं है। बट या दैट्स द ओनली crypto that I've bought, which is Bitcoin. I haven't explored anything else. बट 2016 के बाद तो वो क्रैश भी हुआ था, तो व्हाट हाउ डिड यू फील देन? Yeah, so the amount invested was so small. I think if I'm not wrong, I invested some 1 लाख रुपए, हाँ करीब $2,000 के करीब था उस समय पे, which was the only thing that I could afford. उस टाइम पे लगा था कि यार ठीक है, like वो 1 लाख ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, अगर 50,000 भी हो जाएगा, at least you tried something. Right. And that's why it was kind of worth it. Okay. So when it did crash, did you buy more या? नहीं यार, नहीं. I think this is something that I have only done for 2 stocks. Okay. उसके अलावा शायद कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी, या शायद कभी इतना सोचा ही नहीं इसके बारे में। एक है रिलायंस और दूसरा है टेस्ला। Okay. कि वो जब गिरे हैं, मैंने जितना मेरी उस समय पे हैसियत थी खरीदा, and I haven't regretted it. I'm barely up on Reliance. I'm massively up on Tesla. लेकिन I have not regretted that, because these two I feel are, at least my sense is that these are companies that will stay and create futures for the next 10, 20, 30 years. So at least I'm riding on them in that sense. But बाकी किसी भी कंपनी में आइडली जब इतना बिलीफ होता है तो जब गिरता है तो और खरीदना चाहिए, पर कभी खरीदा ही नहीं, पता नहीं क्यों. You've also mentioned about not taking the traditional life insurance policies, if I'm not wrong. You have a term insurance. Yes. But you don't have those income plus investment insurance options. Yes. ये सही डिसीजन कैसे ले लिया आपने? तो ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटिंग दैट. तो ये मुझे पता नहीं इतनी क्लैरिटी कैसे आई थी, और बहुत तो नहीं, और इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा. कहानी ये थी, ये मैंने लिया था 31 की उम्र में. आज मैं 40 का हूं, तो 9 साल पहले लिया था. एंड मैंने काफी बड़े कवर का लिया, तो मैंने 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया. ओके. और 1.5 लाख रुपए मेरा साल का प्रीमियम जाता है, 15,000 रुपए, क्योंकि 31 पे 15,000 रुपए पर करोड़ का करीब था. एंड मैंने अपने आप को ये बोला, और 20 साल का लिया मैंने बोला यार देख, 50 साल से पहले अगर मर गया तो ये पैसा काफी होगा पूरी फैमिली के लिए. राइट. 50 साल तक अगर जी गया तो फाइट तो यही होनी चाहिए कि कम से कम इतना पैसा खुद बना लो. राइट. तो ये मैंने मेंटल मैथ करके बोला कि 20 साल का 10 करोड़ का प्लान ले लिया जाए. एंड देन दैट इज द इन्वेस्टमेंट दैट आई कंटिन्यूड मेकिंग. और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उस समय, मतलब पागल हो गया है, मैं 10 करोड़ क्या समझता है तो अपने आप को, ये वो वगैरह. माँ बाप अलग मोड में थे, उन्होंने बोला चलो 10 करोड़ तो है, लेकिन तुम 30 लाख रुपए दे दोगे किसी को, क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि 20 साल में अगर 1.5 लाख रुपए दे रहे हो तो वो तो नेचुरली ये नहीं बोलेंगे कि तुम मर जाओगे, वो तो यही बोलेंगे यार तुम तो नहीं मरोगे ना, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि कोई ना मरे, तो तुम 30 लाख रुपए ऐसे ही दे दोगे किसी को. और 30 लाख रुपए सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, तो यार यही देखो इतना फंडामेंटल सा है. एक तो ये 30 लाख नहीं है, क्योंकि ये 20 साल है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो ये बहुत कम होगा. दूसरा, 30 लाख में कोई भी मुझे 10 करोड़ का कवर नहीं देगा. बिल्कुल. तो सबसे कम प्रीमियम में सबसे ज्यादा कवर मिल रहा है. अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं अगर 1.5 लाख रुपए प्रीमियम देना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे फिर मैच्योरिटी पे कुछ अमाउंट भी चाहिए, फिर कुछ रिटायरमेंट भी चाहिए, फिर कुछ स्कूल बच्चों की एजुकेशन भी चाहिए, तो वो कट पिट के 10 करोड़ का कवर कितना दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, और फिर बेचारे अपने रिटर्न में फाइट मारने की कोशिश करेंगे. तो इट इज सब ऑप्टिमल, क्योंकि अगर वही पैसा मैं खुद अपने मार्केट में, और उस समय पे तो मैं स्टार्टअप के मोड में था, तो मैं इंश्योरेंस क्या मुझे रिटर्न देगा, मैं इंश्योरेंस रिटर्न दूंगा. तो वो अलग सा चौड़ था. तो देन इट जस्ट बिकेम अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट इट इज फनी दैट आई मेड दैट डिसीजन अगेन आउट ऑफ शेयर कॉन्फिडेंस, नॉट आउट ऑफ अवेयरनेस, आउट ऑफ प्योर इग्नोरेंस. एंड आई एम सिटिंग टुडे थैंकिंग माई स्टार्स कि उस समय पे थोड़ी सी बुद्धि चल गई और ये अच्छा डिसीजन ले लिया. अदरवाइज फिर यही था कि हाँ, छोटे कवर मिल जाता या कोई रिटर्न वाला बेकार से इंस्ट्रूमेंट ले लेता. So
what made you think कि वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स बुरे हैं? आई मीन हाउ डिड यू एनालाइज देम? आपने टर्म प्लान और अपना रिटायरमेंट वाला तो एनालाइज कर लिया कि नहीं मरेंगे तो इतना तो अपन बना लेंगे, बट हाउ डिड यू कम टू अ कंक्लूजन कि यार ये इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है? क्योंकि वो बिटवीन 10 to 12% एग्रेसिवली दे रहे थे, और मेरा तो 100% बिलीव था कि मैं 20% प्लस प्लस कमा सकता हूँ स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर करके, तो मैं क्यों अपना पैसा वहां डालूं? ओके, and that was just बिल्कुल छोटी बुद्धि वाला analysis, and that's how I did it. It was simply my belief in my own self. ओके. कि मैं कर लूंगा इससे ज्यादा रिटर्न. वैसे आजकल वो प्लान्स रिटर्न्स दे रहे हैं क्लोज टू 4.8%, 5% और 6%. अब तो कुछ नहीं बचा, राइट? अब तो मतलब एफडी से भी बुरे हो गए हैं वो, राइट. तो बट हाँ, वो that I think is the best example of how the psychology of people is played upon. कि it is unbelievable, right? कि लोग अभी भी जैसे एफडी में पैसा डाल रहे हैं, knowing very well कि टैक्स एडजस्टेड इन्फ्लेशन रिटर्न आपका नेगेटिव है, लेकिन तब भी वो डाल रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं ये सोचता. वो सब ये सोचते हैं 4% है, मतलब 100 रुपए 104 हो गया, और फिर उसके बाद 107 हो गया, and so on and so forth. But it is crazy. बिल्कुल. मुझे इलॉन मस्क का वो प्रेजेंटेशन याद आ गया, द डे ही लॉन्च्ड हिज ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रक. सो ही शोड अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन कि ये तो नॉर्मल ट्रक है और ये मेरा ट्रक है, दोनों चल रहे हैं, और वो तो पहुंच भी गया है. फिर बोलता है द ट्रक दैट यू फील इज नॉट मूविंग इज द अदर ट्रक. That is FD. That is FD. That is FD. That is FD. That's a very good example. I'm sorry to bore you. I apologize. It's boring. I know. Eventually it'll get there. Yep. So आपने term plan ले लिया. Do you still have that term plan? Are you continuing? Yeah. Absolutely. उसमें कुछ change करना चाहिए मुझे? If you feel 10 crores is good, if you feel कि 10 crore तो होना ही चाहिए, तो you should not change, क्योंकि after all peace of mind is important. बिल्कुल. And if you feel you are investing enough in equities and other places, then no problem at all. इसके साथ में दो चीजें which I did is disability add-on and critical illness add-on. क्योंकि यही है कि you realize that in today's world you are far likelier to have a critical illness or a disability than to die. Right. And that is something that one should protect term plan में. Accidental तो मेरे प्लान में मिला ही नहीं मुझे. अच्छा. ओ. देना ही बंद कर दिया. क्योंकि आपने बहुत अर्ली लिया होगा ये, is it? मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है. When I was making the video on term plan on the channel, तभी मैंने अपने लिए भी लेने का डिसाइड किया था. तो तब मैं रोज़ देख रहा था, पॉलिसी बाजार पे जाता था, रोज़ देखता था कि यार ये वाला ले लूँगा, इसमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है. जिस दिन लेने लगा उस दिन एक्सीडेंटल राइडर डिसेबल्ड था उसमें. डिसेबल्ड हो गया. सो देन ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है, एंड आई विल सी. एग्जैक्टली. थोड़ा सेफ गाड़ी चला लेंगे. और आज मैं बाइक से आया हूँ, बस यही सोच रहा था कि मेरे पास डिसेबिलिटी राइडर नहीं है. बिफोर वी रैप अप, would you like to say anything about taxes? You've mentioned in your videos ki how important are taxes, and we never pay attention to them. Yeah, taxes na, so it is the necessary evil. क्योंकि देना तो है, लेकिन जब भी हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, we very rarely take them into account. For instance, just the simple definition or difference between long term and short term capital gain tax. हमें ये लगता है कि कोई स्टॉक हमने अगर खरीदा है एंड अगर वो हम उसको जल्द से जल्द बेच रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज फार 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 हायर टैक्स देन इवन मे बी द टैक्स ब्रैकेट दैट यू आर इन. आप शायद 10% या 20% वाले टैक्स ब्रैकेट में, लेकिन आपको टैक्स उससे ज्यादा देना पड़ेगा. बट इफ यू जस्ट होल्ड ऑन टू स्टॉक्स फॉर मोर देन 2 years and then suddenly it becomes a very different thing. You have invested in real estate, you sell it, but if through that money you buy another real estate, you don't have to pay taxes. People don't understand that. Yeah. तो वो ले लेते हैं and then suddenly they have to either think कि यार नहीं ब्लैक ज्यादा कर दो ताकि फिर इवेट कर पाएं, या अगर वाइट होगा तो इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को. तो there are a lot of these very tax efficient mechanisms and I feel that people like, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था and this is something that I remember fondly. तो जब मैं nearby चला रहा था as the CEO,
हमारा, and this is something that I particularly wanted, हमने एक काफी aggressive tax structure अपने pay component में डाला हुआ था. Okay. That meant people could actually claim a lot of tax benefits Okay. if they can produce bills. तो beyond the normal आपका conveyance, attire, periodicals and ये सब, हमने office at home, जब work from home का concept भी नहीं था तो उसके लिए हमने थोड़ा charge डाला हुआ था. Above a certain salary आप ऑफिस हेल्प एट होम के भी चार्ज कर सकते थे. तो हमने एक बहुत ही अच्छे सीए से कंसल्ट किया था, उसको अच्छे पैसे दिए थे, एंड ही हैड कम अप विद दिस स्ट्रक्चर. इट वाज स्लाइटली एग्रेसिव बट वी वर हैप्पी. Okay. और साल के एंड में आई यूज्ड टू एक्चुअली सिट डाउन एंड लुक एट ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट सबमिटेड बिल्स फॉर द डिक्लेरेशंस, एंड मैं फिर उनको इंडिविजुअली ईमेल लिख के गालियां दे दूंगा कि तुम क्यों ये कर रहे हो, लाइक तुम इतना टैक्स बचा सकते हो, तुम क्यों ये पैसा सरकार को दे रहे हो, why would you not be smart about your money? It is great to pay taxes and you should pay taxes, but if you can save taxes then save taxes. Right. क्योंकि जब हम टैक्स सेव करते हैं और खर्चा करते हैं तब भी हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, but that is indirectly. So Right. you're still helping, but there is zero help that you give yourself if you don't become disciplined around tax savings as well. True. Whether it is simple कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका पीएफ में पैसा जाना चाहिए, आप ईएलएसएस में डालिए या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में डालिए, आप बहुत सारे और एडिशनल पीएफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ईपीएफ्स में डाल सकते हैं, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर टैक्स बेनिफिट्स दैट द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली, टू बी फेयर टू देम, प्रोवाइडेड. बट लोगों को लगता है कि टैक्स एक हवा है, कौन करेगा, कौन फंसेगा, कौन घुसेगा, तो वो करते ही नहीं है. तो फिर वो दो लोग हो जाते हैं, एक जो मार्च के एंड में आते आते बिल्स छापना शुरू कर देते हैं फर्जी, और एक वो लोग जो बोलते हैं यार स्क्रू इट, कौन अब इस मगजमारी में पड़ेगा. बट इफ यू जस्ट तो आई रिमेम्बर जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, आई थिंक आई वाज द ओनली वन इन द एंटायर कंपनी जो रेगुलरली हर महीने पूरी शिद्दत के साथ अपने बिल्स सबमिट करता था. एंड फाइनेंस टीम का फीडबैक था, उन्होंने यार हमने ना देखा ही नहीं है किसी ऐसे इंसान को जो हर महीने ये रहे पेट्रोल के बिल, ये रहे ड्राइवर के बिल, ये रहे मेंटेनेंस के बिल, ये रही रेंट रिसीट, क्योंकि सब लोग मार्च में करते हैं, कौन इतना करेगा. और मैं पूरी एक एक्सेल शीट बना के रखता था ये सब करके, क्योंकि मुझे कम से कम प्लानिंग में मजा आता है. ये अलग बात है, एज आई सेड, मैं उस दूसरी दिशा में हूँ जहां में लगता था भाई पैसे तो बहुत बना लेंगे, बट आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर कि money is better spent if I spend it through my own than if I give the government to spend it. ये कम से कम मेरे एक बिलीफ है. So like सरकार को एक बेसिक पैसा जा रहा है as my tax, but बाकी सारा टैक्स मैं indirectly दूंगा. बच्चों को स्पून फीड करना पड़ता है, इवन दो यू हैव गिवन योर एम्प्लॉइज एवरीथिंग दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ, दे आर जस्ट नॉट रेडी टू डू इट अनलेस वो आपकी डांट खा लें या कुछ कर लें. एंड people should be thankful to have a CEO like you. I mean, not every CEO cares about these things. उसको लगेगा मैं 5 मिनट भी क्यों लगाऊं, मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. And probably you are the only one, मतलब जिससे मैंने सुना है कि you take care of your employees to that level. I mean, हम भी बोलते हैं but we are not at your level. but हम बोलते हैं, मतलब we remind them कि ITR फाइल कर लो, it's very important. Some people, they do earn 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, but they don't file the ITR. And क्या बोले exactly. And I think it becomes easier, it's become simpler and simpler over years. मैं उस जमाने से हूँ जहाँ टैक्स पेपर पे फाइल करने पड़ते थे, और जेन्युइनली आप अगर सीए नहीं हो तो आपको समझ भी नहीं आता था कि क्या करना है. बट एक ऐसा पॉइंट आ गया, अब इतनी सारी वेबसाइट्स खुल चुकी हैं, इतने सारे काउंसलिंग सर्विसेज हैं, एंड इट्स बिकम ऑल ऑनलाइन. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर समवन नॉट टू फाइल देयर टैक्सेस एनीमोर एंड बी स्मार्ट अबाउट देयर टैक्सेस. Right. So Ankur, one last question. What's your current portfolio like? So my current portfolio is close to about 40% of my invested money, Mandeep, is in large cap stocks. Okay. These are mostly market leaders in industries that I believe in.
तो यूजुअल सस्पेक्ट्स आपका HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ITC हो गया, so on and so forth. Then about another 30% is in small case, which is a Zerodha invested company. Right. और उस small case में मैं एक particular strategy है which is called momentum strategy. उसमें invest करता हूँ. तो it basically invests in the stocks that are riding on a positive momentum. तो वो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. दैट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज वेरी रैपिडली चेंजिंग. तो मैं हर महीने भी नहीं, हर हफ्ते अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहा होता हूँ. Okay. सो देयर इज अ फेयरली हाई टैक्स इम्प्लीकेशन, बट उसके रिटर्न्स ऐसे हैं कि इट जस्ट मेक्स इट बेटर. तो वो है. एंड देन अबाउट 20% ऑफ माई मनी इज इन्वेस्टेड इन US स्टॉक्स. तो मैं इंड वेल्थ करके एक ऐप है, उसके थ्रू US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ. 4 स्टॉक्स हैं उसमें सिर्फ. एक शॉपिफाई है, एक जूम है, एक टेस्ला है और एक स्क्वायर है. These are 4 market leaders in the 4 categories. I am a customer of all these 4 products. तो फिर मतलब टेस्ला भी नहीं, but कभी hopefully, but there is something that I see value in. And फिर लास्ट का 10% है which still continues to be in startups. लेकिन अब मैं directly invest ना करते हुए I invest through syndicates. So I invest through AngelList या Let's Venture और ये सब, where I'm part of a group of investors who are investing in a startup rather than doing it. So you don't have any traditional instruments as of now, PPF or नहीं, कुछ भी नहीं है. सबसे मैंने which is तो एक तो because I'm not running I'm not salaried right now, so there is nothing that goes towards my PF. Yeah. And I don't contribute anything in there. I do want to take up some debt instruments and also some high dividend stocks, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. And I'm also thinking of gold. So 2021 investment strategy is to bring in a little bit of commodities, bring in more of ETFs in the US, and bring a little bit more of debt. Cool. So कोई आपकी advice? I think आप ऐसी टैक्स लैब में हो. हैव यू ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स लैब? अभी मेरे सीए उस कैलकुलेशन पे बैठे हुए हैं. ठीक है. मोस्ट लाइकली वो न्यू वाला ही होगा. हाँ, क्योंकि मैं समझ गया था क्योंकि आपका न्यू वाला होगा, क्योंकि इफ यू आर अर्निंग मोर देन 15 lakhs a year, then न्यू टैक्स स्लैब मेक्स सेंस. करेक्ट. तो इट डजंट मेक सेंस कि आप डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो. Yeah. Where is your emergency fund? So my emergency fund is parked in a mutual fund which I have just kept it. So it is not parked in any bank account, nothing. It is just parked in an emergency fund which has 2 to 3 days of redemption. मेरे क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स काफी हैं, तो अगर बहुत ज्यादा कुछ अमाउंट भी हो जाएगा तो उतने से हो सकता है. But all of it is parked in a mutual fund with 2 to 3 days of redemption. So is that an equity mutual fund? It's a balanced mutual fund. It's about I think 60% equity है. Cool. One suggestion, I mean, it's not a वो कि भाई ये करना ही चाहिए, but usually when we park our emergency funds, we go with either FD or a liquid fund. Yes. Because we don't want the value to be crashing when we need the money. Yeah. That's one slight risk. I mean, let's say आपको COVID के टाइम पे, crash के टाइम पे अगर वो चाहिए होता, तो you would have sold at a loss. Yes, that's a fair point. Yeah, that is a very fair point. That's actually a great suggestion. इस पे वीडियो बनाऊंगा. And I'll also send you a video. We are planning to make one video on tax harvesting. Nice. So it's a really nice concept where you can save pretty much all your tax on your equity investment. Wow. That 10% LTCJ tax. Yeah. You can save everything. Oh, wow. Yep. Thank you so much. Great, man. For giving me your time. Thank you so much, Mandeep. It was a pleasure. All the best. I hope the recording went well. And I hope we get to do another. Absolutely. This was very fun. Yeah. Perfect. All the best. Bye. Take care. Bye.